This conference will now be recorded. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जी, किसको किसको दिक्कत है इस चैप्टर में? हाँ जी भव्यांश, कल से उदयपुर वाले स्टूडेंट सारे लाइव अटेंड करेंगे क्लासेस, है ना? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नाउ व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो या तो कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, राइट? Those will be referred as financial instruments. Now, financial instruments can be in form of assets, can be in form of liabilities, financial assets, and then we have financial liabilities. ठीक है? So we'll be putting on a test after this quizzes वाला. मेरे ख्याल से financial instruments वाला नहीं किया हमने, वो करेंगे so that we can understand whether you got the concept hold of the chapter or not. Financial assets आप दूसरे के shares और debentures खरीद के रख लेते हो, so that can be in form of shares, in form of debentures या loan notes जिसको मैं कह लूं, in form of convertibles, hybrid instruments, right? Financial liability, equity liability नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आएगा? लोन नोट्स आ जाएगा. एंड हमने देखा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इसमें आ जाता है, ठीक है? ये भी इसमें आ जाएगा. लायबिलिटी के केस में दो चीजें थी, एक चीज आपके लेवल पे सिर्फ थ्योरेटिकली डिस्कस्ड है. लायबिलिटी के केस में दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल से होती है, जनरली यही होगी. अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या बनेगा? टेबल बनेगा, है ना? कि भाई हम मान के चले पूरी लाइफ भर की लायबिलिटी की, तो प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे, प्रेजेंट वैल्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और वो टेबल बनेगा जिसमें हम सारे टाइम जो हमारा खर्चा है वो फाइनेंस कॉस्ट के फॉर्म में इफेक्टिव रेट से डालेंगे, और जो भी कैश पेमेंट करे वो माइनस कैश पेमेंट हो जाएगा. रिमेंबर द टेबल, व्हाट वाज द टेबल? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग वैल्यू, ठीक है? एड इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा. फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाएगा? इफेक्टिव रेट से अनवाइंडिंग होगी क्योंकि आपने उसी से प्रेजेंट वैल्यू लिया है, ठीक है? और फिर लेस क्या हो जाएगा? कैश पेड, कैश पेड, ठीक है, या इंटरेस्ट पेड. और फिर आ जाएगी आपकी क्लोजिंग वैल्यू. ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग डिफरेंस. नॉमिनल वैल्यू तो वो है जो फेस पे लिखी हुई है इंस्ट्रूमेंट की, और मार्केट वैल्यू मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही है. बहुत बड़ा डिफरेंस है. फेस वैल्यू आप देखो, रिलायंस के शेयर्स वगैरह 100 रुपए के शेयर्स है, मार्केट में 2700 2800 पे ट्रेड होते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना? जनरली काफी ज्यादा डिफरेंस होगा शेयर्स के केस पे. डिबेंचर्स के केस में जनरली नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू में मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू है और पार प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, है ना? ठीक है. नाउ दिस इज द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल. और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डिबेंचर्स में ट्रेड करूंगा, जो कि क्यों करोगे आप ऐसा, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल. फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट तो सबसे आसान, जहां पे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, दिमाग ही नहीं लगाना. हर साल इंस्ट्रूमेंट को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेकर आना, और बढ़ाना घटाना जो भी करना है वो किसके थ्रू करना है? पीआरएल के थ्रू करना है, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी में, मेन फाइनेंशियल एसेट्स में ही था. कमिंग बैक टू फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स के नाम पे शेयर्स है. तो शेयर्स के केस में क्या होगा? इट कैन बी ईदर फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. मैंने कहा था पीआरएल के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है, ओसीआई के लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. क्या कंडीशन थी? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या नॉट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है? आपने खरीदा है, ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो. और इररिवोकेबल डिसीजन है बोर्ड का कि भैया इसको नहीं बेचेंगे, ठीक है? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होगा. इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? तो फिर आपका जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल. कुछ भी नहीं करना. शेयर की वैल्यू आपने बुक्स में 50 रुपए दिखा रखी है, साल के एंड में आपको पता चला 50 से वो 60 हो गई, तो वैल्यू बढ़ी तो बढ़ाएंगे. किससे बढ़ाएंगे? पीआरएल से. अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल है तो, ओसीआई से अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो. हाँ ऑब्वियसली हमारे लिए एसेट क्या होगा? हमने किसी और कंपनी के शेयर, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट में नजर आ रहा होगा ना वो,
हमारे लिए एसेट साइड पे वो किस में नजर आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। लोन नोट्स के केस में क्या होगा, लोन नोट्स के केस में 3 मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल अगर आपने ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रखा है तो, अमोर्टाइज कॉस्ट अगर आपने ये आपने फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो, और ऑब्वियसली फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ठीक है। इसमें एक चेक का टेबल था, क्या चेक का टेबल था इस लोन के केस में, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, ठीक है। क्या आप ये जो पहला चेक, चेक 1, क्या ये जो आप इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने, क्या उसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओनली, है ना। अगर आपका जवाब है यस, आई एम गेटिंग ओनली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। अगर आपका जवाब है नो, पहले तो आपका जवाब है नो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल, जो भी जहां पे भी ना आएगा वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जवाब है यस तो फिर आगे दूसरा टेस्ट करोगे, ठीक है। तो फिर देन टेस्ट नंबर 2 बिजनेस, ये टेस्ट 2 हो गया या चेक 2 हो गया, ठीक है। बिजनेस मॉडल टेस्ट, व्हाट इज बिजनेस मॉडल टेस्ट, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर नीचे जो करना कर लो। बिजनेस मॉडल टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होगा, किस क्या पर्पस क्या है, पर्पस, ठीक है। आई प्रिफर कीपिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट फर्स्ट, क्योंकि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा वो तो वैसे ही हट गया वो, बचे में पर्पस चेक कर लो ना, इतना क्यों मेहनत करो, बाद में उसको वापस हटाओगे, क्या सेंस है। पर्पस क्या है, पर्पस है फॉर द एंटायर पीरियड, एंटायर पीरियड के लिए होल्ड करेंगे भैया, हम बेचेंगे ही नहीं इसको, मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, फॉर द एंटायर पीरियड या टिल मैच्योरिटी बोल दूं, ठीक है, टिल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे पर्पस आपका ए टिल मैच्योरिटी क्या करेंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल, ठीक है। बी फॉर ट्रेडिंग, ये क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीआरएल, और सी अरे अरे सी इज टिल मैच्योरिटी बट माइट सेल, ठीक है, पर बेच सकते हैं फिर भी, माइट सेल इफ यू हैव इफ नीडेड, यार वैसे तो मेच्योरिटी रखेंगे, पैसों की जरूरत आ गई बीच में, अच्छी वैल्यू आ गई, जो भी है तो हम बेच देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ठीक है। इसमें आपको दोनों करना पड़ेगा, टेबल भी बनाना पड़ेगा और मार्केट वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। पहले वाले में खाली टेबल बनेगा, दूसरे वाले में खाली मार्केट वैल्यू चेक करोगे, तीसरे वाले में दोनों साइमल्टेनियसली करोगे, बस यही है। कन्वर्टेबल्स के केस में क्या होगा, कन्वर्टेबल्स के केस में आप सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है, कि यार अब चाहिए तो कन्वर्ट करा लेना, कन्वर्जन का ऑप्शन है। कन्वर्टेबल्स का जो पोर्शन है एसेट वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में लाइबिलिटी वाला कन्वर्टेबल्स का पोर्शन है, तो मैं वहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे आप अगले वाले लेवल पे आओगे तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट सब में ही जाएगा, एसेट लाइबिलिटी सारा, आगे एसबीआर में बहुत डिस्कशन है इसका, सबसे डिटेल में चैप्टर दे रखा है, ठीक है। तो कन्वर्टेबल्स में क्या करेंगे, आप निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू एज पर इफेक्टिव रेट, यानी रेट गिवन, इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी इसमें, इफेक्टिव रेट क्या होगी, रेट अर्न बाय द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज नो ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, रेट अर्न बाय द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज नो ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, ओके, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इफेक्टिव रेट, आप रेट देते हो उस इंस्ट्रूमेंट का जिसका कोई ऑप्शन कन्वर्जन का नहीं है, मतलब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे 8% रेट मिले, बट बिकॉज आपके पास इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल है तो 2% आपको मिल रहा है, तो आप 8% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू लोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एज पर इफेक्टिव रेट जो जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, लोन या लाइबिलिटी के अकाउंट में चली जाएगी, रिमाइंडर वैल्यू इक्विटी में चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, डेबिट कैश
क्रेडिट लाइबिलिटी, क्रेडिट इक्विटी, ठीक है, डन डन। तो ये आपका रहेगा चीज। कन्वर्टेबल लोन वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आते हैं हम इस पे। तो चैप्टर नंबर 9, हाँ जी, I think we had one question given right here. Value 3. Split accounting. G. Value 3. Can you tell me the journal entry? Let's try this. एक journal entry बतानी है आपको फर्स्ट वाली, क्या booking करें? Let's try this. This conference will now be recorded. 9.1% से। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली कम आएगी क्योंकि तुम 2% का इंटरेस्ट दे रहे हो और वैल्यू ले रहे हो 9.1% से। कैसे होगा? 100 रुपए का बॉन्ड है अगर, ठीक है, कितना है नॉमिनल वैल्यू? 36,000। 36,000 पे 2% आ रहा है, तो पहले साल में 1 2 कितने साल का? तो 36,000 का 2% कितना आएगा? 720 पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, और तीसरे साल में आपको 36,000 भी पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, किस रेट से निकालोगे? तो आपने इंटरेस्ट तो 2% से लिया, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू 9.1 से निकलेगी। 0.92, 0.84, 0.92, 0.84, 0.77। डिस्काउंटिंग फैक्टर 2% से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपन इफेक्टिव इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इफेक्टिव रेट क्या है? 9.1। इफेक्टिव हम सामने वाले को 9.1 का बेनिफिट दे रहे हैं। Why are we giving him 2% का इंटरेस्ट? Because we are charging the remaining amount for the equity option, ठीक है। अब निकालें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। अगर तुम 2% से ही प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो 36,000 ही आएगी वैल्यू। वैसे भी करके देख लो, क्योंकि मैंने 2% से ही लिया ना। आप इसकी अगर 2% के हिसाब से निकालोगे, आपकी प्रेजेंट वैल्यू 36,000 ही आएगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? माइनस कर देना, उतना इंटरेस्ट में माइनस कर रहे हो, तो जितना डाल रहे हो उतना ही माइनस करो, तो वही वही उसी वैल्यू पे आ जाएंगे। करके देखो कितना है? 0.98, 0.96, 0.98, 0.96, 0.94, राइट? लगभग वही आएगी। अब इसने तो राउंड ऑफ दिया है, फिर भी आपकी लगभग 36,000 ही वैल्यू है। जिस रेट से आप इंटरेस्ट जोड़ रहे हो उसी रेट से, वही आ गया 35,913। बाकी राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। जिस रेट से इंटरेस्ट जोड़ रहे हो, जिस रेट से घटा रहे हो, सेम रेट हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू को ही आने वाली, कोई मतलब ही नहीं, कैलकुलेशन ही क्यों कर रहे हो। यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही? 29,541, जबकि आप पे कितना कर रहे हो सामने वाले को? तो 6458 क्या है? इक्विटी का। क्लियर भाविशा? क्लियर ना? डन। तो बस यही था आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं? ओके, राइट। सो वी विल कम ऑन टू क्विज़ेस का टेस्ट। अब इस टेस्ट में जो जो जने अभी प्रेजेंट नहीं दिखेंगे मुझे, वो प्रॉब्लम में आएंगे क्योंकि उनके अकाउंट हो जाएंगे ब्लॉक। ठीक है। सो FR फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड क्या था? बहुत बढ़िया। कौन से IFRS 7, IFRS 9। Just let me check. This conference will now be recorded. पर फॉरेन करेंसी भी रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, फॉरेन करेंसी में क्या था? फॉरेन करेंसी चैप्टर में क्या था? IAS क्या बोलता है चैप्टर की? पहली चीज तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें आप प्रेजेंट करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और फिर देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ
फंक्शनल करेंसी में कितनी कंडीशन थी? 2 थी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कंडीशंस क्या थी? प्राइमरी कंडीशंस 3 थी। पहला, सेल प्राइस किस में डिटरमाइन हो रहा है? मेजर सेल्स किस में हो रही है? और कॉस्ट किस में इंकर हो रहा है? प्रोडक्शन का कॉस्ट। अगर प्राइमरी कंडीशन में टाई हो जाता है किसी दो करेंसी पे तो सेकेंडरी पे जाएंगे। सेकेंडरी में क्या था? अर्निंग्स किस में रिटेन हो रही है और कहाँ से फंड्स अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करी वो हमारी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। फंड रिटेन, वेरी गुड। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था फंक्शनल करेंसी, क्या ये करेंसी कॉन्सेप्ट के अलावा? सेकंड, एक्सचेंज रेट। क्या एक्सचेंज रेट? रेट्स कौन सी हो सकती है? हिस्टोरिक, एवरेज एंड क्लोज रेट। हिस्टोरिक रेट पे किसको रखेंगे? नॉन मॉनेटरी एसेट। अब तो बता दो, अब तो वो हो गया ना, अब तो चैप्टर हो गया ना। नॉन मॉनेटरी एसेट्स को हिस्टोरिक रेट पे ही रखेंगे। लैंड बिल्डिंग खरीद के लाए, जितने पे खरीद के उसी रेट पे रह लेंगे। मॉनेटरी एसेट्स को किस पे लाएंगे? मॉनेटरी एसेट्स को, एसेट्स या लाइबिलिटीज को क्लोज रेट पे लाएंगे। तो एवरेज रेट किसके लिए यूज करेंगे? एसओपीएल के आइटम्स के लिए, क्योंकि वो साल भर की कोई फॉरेन सब्सिडी है उसके पीओएल के अकाउंट्स को अपने पीओएल के अकाउंट्स के साथ कंसोलिडेट करें तो अपन क्या लेंगे इसमें? एवरेज रेट लेंगे। ठीक है। थर्ड, उसके अलावा क्या पढ़ा था? सेटल्ड अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। क्या थी सेटल्ड अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस? अगर ट्रांजैक्शंस आपकी उसी साल में पे हो जाती है, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं रहता तो वो सेटल्ड है, और उस साल में पे नहीं होती तो वो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है। और क्या था? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट के बीच का डिफरेंस क्या था? मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू क्लियरली डिफाइंड है, इतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना, तो मॉनेटरी एसेट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड मॉनेटरी वैल्यू, जैसे लोन, टेबल्स, रिसीवर्स, उतना ही देना, उससे 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं देना। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू क्लियरली डिफाइन नहीं है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेंटरी, पता नहीं कितने में बिकेगा, बुक में इतने का दिख रहा है, ज्यादा या कम में बिक सकता है, तो नो क्लियर मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, नो क्लियर मॉनेटरी वैल्यू। डन डन। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 which was IAS 21। IAS 21 की किसी क्वेश्चन में डाउट? पे गेन और लॉसेस फॉरेन एक्सचेंज आर नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज। हाँ, अच्छा, अब ये जो गेन और लॉसेस हैं प्रिया, जितने भी गेन और लॉसेस होंगे वो कहाँ रिकॉग्नाइज होंगे? एडजस्टेड थ्रू इन क्या एडजस्टेड थ्रू फॉरेन करेंसी रिजर्व इन पीओएल। ठीक है, पीओएल में जाएगा, हर साल पीओएल में जाएगा। खाली अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन रही है, खाली थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली एसबीआर में आएगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन रही है और सब्सिडरी का आपने अपने साथ कंसोलिडेशन किया, तो सब्सिडरी का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा ओसीआई में, क्योंकि सब्सिडरी आप बेच तो रही नहीं हो, है ना। सब्सिडी का आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, उसके पास जो उधर एसेट पड़े हुए उसकी फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बदल गई, उससे आपको क्या फर्क पड़ा? आपके थोड़ी पीओएल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। गॉट इट? गॉट इट? खाली ये आपके सिलेबस में है नहीं। आईएएस 1 में हमने देखा था कि इसके प्रॉफिट्स वापस पुल बैक होते हैं पीओएल में, है ना। तो ये हमने आईएएस 1 में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, डन। Then coming on to the next part, so we are done with foreign currency instruments। कोई कंफ्यूजन इसमें? फॉरेन करेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद हमको देखना था रेवेन्यू। जी बताएं, आइए पार्ट 15 रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू में स्क्रीनशॉट लेना है, एक सेकंड ये दे दो स्क्रीनशॉट। क्या ये 21 का
Done. Then you can zoom in. And then ये था आपका इसका IFRS 9 का. ठीक है. Done. Okay, let's come on to the next one. Revenue. Revenue में हमने क्या क्या पढ़ा था? 5 step approach और उसके अलावा क्या था? Construction contracts. ठीक है. तो then there was a 5 step approach. सबसे पहला बोलो, पहले कराने दो फिर आती हूँ मैं इस पर. 5 step approach. फर्स्ट स्टेप बहुत बढ़िया, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया. दूसरा identify the separate obligation, then determine transaction price, फिर उसके बाद allocate the price and then recognize revenue. ठीक है, ये 5 स्टेप्स थे. 5 स्टेप्स में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, और आपको ये समझना है कि कितना रेवेन्यू में दिखाना है. जैसे एजेंट्स ऑफ कमीशन रेवेन्यू में दिखा सकते हैं, कैन नॉट शो द एंटायर सेल इन द रेवेन्यू. इस 5 स्टेप की अप्रोच के बाद था हमारा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच टेक सब्सटैंशियल टाइम. ठीक है, पीरियड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. उसमें क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन चेक 1 क्या था? चेक 1, कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्रॉफिट और लॉस. और लॉस. अब इसके 3 पोटेंशियल आंसर्स हो सकते थे. इट इज इन प्रॉफिट, इट इज इन लॉस, रिजल्ट अननोन. ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में है तो आप 2 मेथड्स यूज कर सकते थे. कौन सा? इनपुट एंड आउटपुट मेथड. ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉस में है तो भी आप ये दोनों मेथड यूज कर सकते हो, बट इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस प्रोविजन फॉर लॉस. राइट. और रिजल्ट अननोन के केस में क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल रेवेन्यू ये लेना पड़ेगा. ठीक है, जितना एक्चुअल हुआ है वो एक्चुअल ले लो. डन. फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट एसेट, जितना आपको सामने वाले से लेना बाकी है. क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट में? कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, फिर एड प्रॉफिट्स जो भी आपने बुक किए हैं, है ना. यहाँ पे आएगा एक्चुअल कॉस्ट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आप इनपुट मेथड यूज करो क्या आउटपुट मेथड. ठीक है, प्रॉफिट्स ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट रिकवरेबल आ जाएगा. ये आपने लिया, इसमें ये जोड़ा, ये आपका टोटल अमाउंट रिकवरेबल आ जाएगा, है ना. क्या अब आ रहा लेस क्या करेंगे? लेस अमाउंट बिल टू डेट, जितना सामने वाले ने दे दिया इसमें से माइनस करेंगे. तो रिमाइंडर जो है भैया इतना मेरे को आना चाहिए था, इतना आ चुका है. रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट. क्या बोल रहे हो विकास? एक मिनट को देखते हैं. ये आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट. हाँ जी बोले. विकास उसमें दूसरी वैल्यू ले रहा है, वो टोटल ही है. एंड प्रॉफिट विच इज बुक टिल डेट, है ना. I'll show you. Wait, let me open the new one and show you what it is. तुम्हारे interpretations. We'll come on to that. I'm not opening I do not have the new one with me right now. आप एक बार पूछे आपके जो डाउट्स है रेवेन्यू को लेकर. एनी डाउट्स? निखिल बोलो क्या डाउट था, आप बताओ. क्वेश्चन नंबर बता दो ना, किताब का है तो.
I have no contacts in my WhatsApp. Everybody who's sending, please. This conference will now be recorded. Cost 36 lakh on 1st July. At the end of the contract, it is expected to be transferred to different contract value at 6 lakh. यानी salvage value ले लो 6 lakh की. तो कितना हो गया? 30 lakhs. Depreciation is to be time apportioned. बेडरूम्स में ठीक है. कब से कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ? 1 जुलाई से कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ. प्लांट मशीन भी खरीदी है 1 जुलाई. कॉन्ट्रैक्ट भी 1 जुलाई को ही चालू है. और कॉन्ट्रैक्ट कब तक कंप्लीट हो रहा है? 21. ठीक है, 9 महीने. तो इस साल कितने महीने हैं? ये साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में कि मार्च में? 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है ये वाला साल, है ना? तो 9 मंथ्स के हिसाब से निकालो फिर कितना. नहीं, पूरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का है? हाँ, तुम टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड तक का, तो उस हिसाब से निकालोगे ना. द डेट ऑफ कंप्लीशन इज 31 दिसंबर 2002. और तुम्हारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2001. तुम वो छोड़ो, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ डेप्रीसिएशन पर एनम निकालना है तुम्हें. इस साल के 9 महीने अग्रीड, लेकिन आपको डेप्रीसिएशन पर एनम निकालना है. ये 36 लाख से 6 लाख तक की वैल्यू कब हो रही है? 36 से 6 लाख की वैल्यू कितने समय में हो रही है? कैसे 9 महीने हो रही है? जब दिसंबर तक चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट 2002 तक, तो इट्स गोना बी टिल व्हाट? 1 जुलाई 2010 से लेकर 2011, 2012, फिर दिसंबर. 2.5 साल. 2.5 साल. तो करो 2.5 साल से डिवाइड इनटू 9 मंथ्स के हिसाब से करेंगे. भाई एसेट आपने लिया 36 लाख और एसेट की वैल्यू रही 6 लाख की. कितने समय बाद 6 लाख की वैल्यू? 2.5 साल बाद. तो दिस depreciation amortization of 30 lakh is taking place in the period of 2.5 years. 2.5 साल में इतना और 1 साल में कितना होगा? 36 minus 6 divide by 2.5. Divide by divide by 2.5. 12 into 9 by 12. 9 महीने में तुम मान लो कि पूरा 30 लाख चला गया. ऐसे थोड़ी होगा. ठीक है, गॉट इट? डन. ओके, और बताओ. डन. रेवेन्यू में और निखिल का एक डाउट था. 1 सेकेंड. निखिल, सर्टिफिकेट में थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं आपका इसमें से ले लेती हूँ. ये रहा. एग्जाम किट 114. ठीक है, जब तक हम निखिल का खोल रहे हैं मैं एग्जाम किट 114 ले लेती हूँ. नो सेंस ऑफ वेस्टिंग टाइम. Everybody, exam kit 114. That put on the recording. This conference will now be recorded. Guys, technical article पढ़ना चालू करो. Everyone, I hope you're studying the technical article of the topics. मुझे doubts तो नहीं आ रहे कुछ भी technical articles के. So Caraway company entered into contract on 1st January. सुन लो यहाँ पे ध्यान से. To build a factory for Chia company, the contract price was 2.8 million. Chia obtains the control of the factory when the asset is constructed. Caraway has enforceable right of payment for completion of the factory completed to date. The contract states that performance obligations are measured according to the certificates issued by the surveyor. मतलब कौन सा method है? Output method है. The contract was certified by the surveyor as 35% complete. Output method के हिसाब से कितना complete है वो भी बता दिया. Cost to complete are estimated to be 1.4 million.
8 lakh has been invoiced to the customer but not yet paid. Identify the contract asset or liability. हाँ जी बताइए क्या था कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लाइबिलिटी ऑप्शन बताना. आंसर क्या हो? यू कैन पिक एनी. ऐसा नहीं कि ये और ये आंसर होगा, ये भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 180, कॉन्ट्रैक्ट एसेट 240. ऐसा नहीं है कि यू होगा, है ना आंसर. ठीक है, आपको एक तो पिक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट है कि लाइबिलिटी है, दूसरा पिक करना अमाउंट क्या है. कैन वी ट्राई दिस एवरीबॉडी? फॉर्मूला ध्यान रखना है. पहले तो आप कॉस्ट टिल डेट, एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट लोगे, प्रॉफिट इन्वॉल्व लेस बिल टू डेट, जो भी लेफ्ट ओवर है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लाइबिलिटी. लेट्स ट्राई दिस. This conference will now be recorded. Total contract price is 2.8 million. 2.8 million का 35% ले लो. That is going to be your revenue. ठीक है, ये revenue. 2.8 million को 2800 ले लूं into 35%. And cost कितना हो गया? 1.4 million. ठीक है, कितना आ गया? 490. प्रॉफिट बुक टिल डेट. एक टेक्निकल आर्टिकल है इसको लेकर. देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर बीइंग मेड. अगर हमारी अपडेटेड बुक में आ जाता तो वील एग्जीक्यूट इट. अगर नहीं आता तो वील जस्ट डू व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट टिल डेट? कुछ भी नहीं दे रखा है. इनवॉइस्ड अमाउंट इज 8 लाख. कुछ भी नहीं दे रखा, तो वही मानेंगे कि कॉस्ट टिल डेट उतना ही है जितना completion है, which is very weird, but okay, we'll assume that. So cost till date plus profit till date, which is 980. Bill till date कितना? 8 लाख minus 8. 8 लाख मतलब minus 800. And total कितना आ गया? 180. 180 आपका लेना बाकी है, so it's contract asset 180. ठीक है निखिल, क्या हुआ इसमें? निखिल क्लियर? Contract asset of 180. Okay, just have to apply the formula. Okay, next में क्या है? Any other question? यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी ने बोला था. क्वेश्चन नंबर बताइए. क्वेश्चन नंबर खुशी, क्या क्वेश्चन था? Related to the chapters I am teaching right now. बाद में लास्ट में हम लेंगे बाकी क्वेश्चन. 112. 114 तो हमने ले लिया ना. Okay. Handbuck is a car retailer. Handbuck sold a car to Latre on following terms. Selling price of the car is 25,300. Latre paid 12,650. Half of the cost on 1st April. Will pay remaining amount 12,650 on 31st March 2006. 2 साल बाद पेमेंट करेगा. Finance cost is 10%. कितना रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज? 12,650 जो पेमेंट आ गया वो तो पूरा रेवेन्यू है. और ये जो 12,650 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू है ना. तो 12,650 जो पूरा आ गया ये तो रेवेन्यू है ही है, गाड़ी की पूरी वैल्यू. लेकिन जो बचा हुआ 12,650 2 साल बाद ले रहे हैं, डिवाइड बाय 1.1 होल रेज टू 2, में कुछ तो इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा, तो उसका खाली प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू में आएगा. तो कितना आ गया टोटल रेवेन्यू? 23,104,105. ए ऑप्शन. ठीक है, 24,160. कुछ गड़बड़ की क्या? 2 साल after 2 years of sale, half of the cost. Selling price of the car is this much. 25,300. Isn't the total 25,300? Would pay remaining balance on. 2 साल ही हो रहे ना. This conference will now be recorded. ये जो आंसर है वो क्या है? रेवेन्यू है. सो द टोटल रेवेन्यू इज 23,104. पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रेवेन्यू नहीं पूछ रहा है, बोला टोटल पीआरएल में कितना देगा. तो पीआरएल में एक और अमाउंट भी तो जाएगा, अनवाइंडिंग ऑफ द फाइनेंस फैक्टर 10% वाला, इंटरेस्ट का भी तो जाएगा. और वहां पे यहाँ छोटी छोटी चीजों में प्ले करता है तुम्हारे साथ. देखो फिर ऑप्शन ये भी दे दिया 23,105 का.
है ना। अब आपको इंटरेस्ट भी तो निकालना है, क्योंकि बोल रहा है पीओएल में कितना जाएगा। अगर यहीं पे बोलता रेवेन्यू में कितना जाएगा तो 23,105 वाज द आंसर, फिनिश। लेकिन बोल रहा है एसओपीएल में क्या जाएगा, तो एसओपीएल में रेवेन्यू जाएगा और इसके ऊपर 10% का अनवाइंडिंग भी जाएगा ना बोल, ठीक है। तो टोटल कितना जा रहा है, 2 for 150, got it? Got it? So you have to read the question. What are they asking? वही तो इसलिए बोलो ये बोल्ड में इसलिए लिखा होता है so that you understand what is to be mentioned. ठीक है। और स्मार्ट प्ले they will mention all the answers possible. जहाँ जहाँ पे आप आंसर निकाल के रुक जाओगे। ठीक है। 112 किसी ने पूछा था, 112 will come on to 112. वापस दिखाऊं? ये देखो, ये तो आप ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट आफ्टर 2 years, ठीक है। ये कैश वैल्यू एंड व्हाट इज दिस टोटल रेवेन्यू, राइट। व्हाट हैपेंस, इज देयर एनी नेटवर्क इशू? ये टोटल रेवेन्यू आ गया और आपका ये क्या आ गया, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एलिमेंट, ये गया टोटल पीओएल में अमाउंट, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, उसकी मर्जी, ठीक है। 112, व्हाट्स द आंसर ऑफ 112 देन? 112 वापस वही सेम चीज है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या पूछ रखा है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीओएल फॉर द ईयर एंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द कॉस्ट ऑफ सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड क्या होना चाहिए, रेट रिकॉग्नाइजेस द प्रोग्रेस ऑन बेसिस ऑफ द वर्क सर्टिफाइड कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये आपका शुरुआत का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड मतलब आउटपुट मेथड। तो अभी तक कॉस्ट इनकर्ड टू डेट वर्क सर्टिफाइड बता रखा है, आपको किस में बताना है, 2005 में बताना है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। आप जब अपना परसेंटेज लेते हो, ठीक है, करेंगे आप ही, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, मैं आपको खाली इतना बता रही हूँ। आपने ईयर 1 में सुनना ध्यान से, ईयर 1 में आपने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है 35%, तो 35% का कॉस्ट और 35% का रेवेन्यू पीओएल में जाएगा। ईयर 2 में आपने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट अप टू 80%, तो ईयर 2 में आप कितना पीओएल में लेकर जाओगे, 80% नहीं लेकर जाओगे दोस्त। 80% में बोलोगे 35 तो मैंने पिछले साल रिकॉग्नाइज कर लिया ना, कितना और रिकॉग्नाइज करना बाकी है, 45%, तो रिमाइंडर ही लेकर जाओगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। कैन यू टेल मी हाउ मच विल गो इन 2005? एवरीबॉडी लेट्स ट्राई दिस। This conference will now be recorded. पिछले साल वर्क सर्टिफाइड कितना था, क्या क्या 30% पिछले साल था, इस दफा 70% हुआ, तो कितना परसेंट और करना है, 40%। Can you tell me 40% of this is going to lead to how much amount? What is the what should be included in respect of cost of sales? 40% of cost of sales ले लो, कितना आ रहा है? रुको रुको रुको, देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, आ जाता है इस पे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 1.5 मिलियन, 1500 ले लो। रेवेन्यू 1500, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्रॉफिट और लॉस, ये हमेशा देखना, ठीक है। कॉस्ट 800,000, एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 800,000, कितना हो गया टोटल 700, ठीक है। आपको बांटना है वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से। दीज आर द स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द पीओएल, the following figures were correctly recognized in purely, correctly recognized है ये ना वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे। 450 240, तो ऑलरेडी 240 रिकॉग्नाइज हो चुका है और यहाँ पे 450 रिकॉग्नाइज हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, 10। व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो वर्क सर्टिफाइड नाउ इज 1050। 1050 कितना परसेंटेज है, 1050 है ना, so 1050 becomes how much percentage of this, 70, तो फिर इसका भी 70% लेना, 560, why 70%, 560, right? What becomes the total profit? खैर अपने को ये नहीं बताना, अपने को तो यही बताना है,
560 मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे रिकॉग्नाइज करना है, जिसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है 240, तो कितना रिकॉग्नाइज करना है 320। जिसने भी पूछा था सवाल, आर वी क्लियर ऑन दिस? 1112 यार एक्स्ट्रा ही रिकॉग्नाइज करोगे ना, हर बार पूरा पूरा थोड़ी रिकॉग्नाइज करोगे। और यार ऑर्डर में डालो ना क्वेश्चन, तुम क्या कुछ भी ऑर्डर में डाल रहे हो, 1112 फिर 1060 मेरे को घुमा रहे हो पूरी किताब में। 10610 okay, 106 question number everybody, and then we'll come on to 105। हाँ जी, IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स में हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, कितना रिकॉर्ड करना चाहिए रेवेन्यू के क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, और एक्चुअली उसके क्वेश्चन आते भी ए सेक्शन और बी सेक्शन में अच्छे खासे वेटेज के। नॉट दिस, व्हिच वन देन स्टार्ट्स विद CN, ये रहा, हाँ जी ये वाला 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस। भैया तुमको ना यही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही दिक्कत आ रही है, ध्यान से नहीं देखा तुमने वो पोर्शन। रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, पहले तो ये बताओ इनपुट मेथड यूज करेंगे कि आउटपुट मेथड यूज करेंगे? अरे तो पहले इनपुट आउटपुट मेथड देखेंगे ना बेटे। CN will satisfy performance obligation over the period of time. CN का incurred cost incurred is 77, further estimated cost is 33। मतलब टोटल कॉस्ट कितना होना है, बोल रहा है अभी तक 77 खर्चा कर चुके हैं, है ना, और आगे 33 लगेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना है 110। सीधा टोटल कॉस्ट नहीं बताया है, घुमा फिरा के बताया, तो क्या फर्क पड़ा है ना। रेवेन्यू कितना बोल रहा है 90। अरे 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 अरे, द कॉन्ट्रैक्ट इज इन लॉस, तो लॉस है तो फिर आपको प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। CN measures the progress of the contract using work completed compared to contract price. Output method, the surveyor says that the work completed to date is 63 divided by 90 कितना परसेंटेज है, ठीक है ठीक है, 63 तो आपका रेवेन्यू है और कॉस्ट इसका 70% पर, फिर उसके बाद प्रोविजन भी बनेगा 77, और प्रोविजन कितना बनेगा भैया, आप कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके हो 14 का, कितने का रिकॉग्नाइज करना है 20 का, तो 6 मिलियन और का प्रोविजन बनेगा, ठीक है। तो अब बताएं यहाँ पर 83 कॉस्ट ऑफ सेल, तो जगह 77 प्लस 6, डिड यू गेट दिस? तो देखा नहीं कॉन्ट्रैक्ट इन लॉस है, रेवेन्यू तो 63 है, कॉन्ट्रैक्ट इन लॉस है, ध्यान देना था 104। वापस वही अमाउंट बिल टू डेट, क्यों भैया इतने कंफ्यूजन क्यों आ रहे हैं तुम लोग को? हाँ जी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट इज दिस, वापस वही चीज। अभी कॉस्ट डायरेक्टली नहीं बताता है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बताएगा ना। इतना खर्चा अभी तक हो चुका है 1.6 का, आने वाला खर्चा कितना होने वाला है 2.4, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 4 मिलियन। रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिसीव्ड अ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर 1.8 व्हिच वाज इक्वल टू द अमाउंट, फुल अमाउंट बिल्ड, ठीक है। इट कैलकुलेट द प्रोग्रेस यूजिंग आउटपुट मेथड, सीधा आउटपुट मेथड दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ द बिल्ड कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। कितना होगा, क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना होगा बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना होगा? बताया नहीं ना इसने कि आउटपुट के हिसाब से कितना कंप्लीट है, कैसे आ रहा 36%, 1.8 को तुमने 5 मिलियन से जोड़ा, तो फिर कुछ भी आपका जीरो होगा फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट। हाँ, तो फिर उस केस में तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट जीरो आएगा, निकाल के देखो एक बार। एक्चुअल कॉस्ट, हाँ हाँ, चलो चलो करो करो। बताइए बताइए कितना आ रहा है,
This 1.8 conference will now be अब हो रहा है, recorded. इसका बना के bill कर दिया। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू और कॉस्ट। ये रेवेन्यू आ गया 5 मिलियन का है और इसने 1.8 किया है अभी तक। 1.8 मतलब कितना परसेंटेज कंप्लीट है? 36% कंप्लीट है। कॉस्ट कितना आ रहा है? 2.4 और 1.6 which is 2.4 और 1.6 which is 4 मिलियन आ जाएगा ना। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। 4 मिलियन का 36%। ठीक है, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट? 0.36। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 1.6 प्लस, ध्यान है ना डेफिनेशन, कॉस्ट टू डेट प्लस प्रॉफिट बुक्ड। कितना है प्रॉफिट बुक्ड? 0.36 लेस कितना बिल्ड है? 1.8 है ना। टोटल कितना आ रहा है? 0.16। दैट्स द आंसर। डन एनी कंफ्यूजन एनीवन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और कुछ एनी अदर डाउट? जल्दी बताते जाओ। 104 नहीं, आपको डालने पड़ेंगे यार डाउट्स तो। 111 115 ओके। 111 ये जी 111 एंड देन 115 बताइए। नेट लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड, इसका मतलब ज्यादा पेमेंट आ गया। चलो सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज। कॉस्ट मेरे ख्याल से विकास को दिक्कत यह है कॉस्ट कैसे निकालना है। तो कॉस्ट पूरा नहीं भी दे रखा तो जितना अभी तक हो गया और जितना एक्सपेक्टेड है टोटल मिला के कॉस्ट टिल डेट आ जाएगा। चलो अब विकास आप बताओ, सब जने बताओ ये क्या है आंसर, इसका क्या होगा? क्यों This गलत है? conference will now be recorded. 3 चीजें इसमें गलत इंक्लूडेड है, 1 चीज करेक्ट इंक्लूडेड। 2 million in relation to fee negotiated for advertising contract for Reese. One of the clients, Hatton acted as an agent during the deal and is entitled to 10% commission. तो पूरा 2 मिलियन जोड़ेंगे क्या? खाली कमीशन ही जोड़ेंगे ना, तो ये गलत है। 5 lakh relating to sale of specialist equipment on 31st December, the full sale value of 7 lakh, but 2 lakh relates to servicing that Hatton will provide over the next 2 years. So Hatton is not included that in revenue. अच्छा, आपका ये सेल हुआ भी कब? 31 दिसंबर को। तो आपने एक भी चीज अभी तक कुछ भी अर्न नहीं करी है, राइट? अपने सर्विस का तो कुछ किया ही नहीं, एक दिन की भी सर्विस नहीं दी, तो सही है 5 लाख ही इंक्लूडेड होना चाहिए। 8 लाख रिलेटिंग टू सेल ऑफ सम सरप्लस लैंड ओन्ड बाय हैटन। लैंड का क्या है? लैंड थोड़ी जाएगा उसमें। ठीक है, नहीं रिवैल्यूएशन में कहां से जाएगा? सेल ऑफ सरप्लस लैंड है पर सेल ऑफ एसेट हो जाएगा, है ना। रिवैल्यूएशन नहीं है, सेल ऑफ एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रेवेन्यू में नहीं जाएगा। 1 million in relation to sale to a new customer, control passed to the customer 31st December. 1 million is payable on 31st December 2003, interest rate is 10%. तो पूरा 1 मिलियन नहीं ऐड होना चाहिए था, 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ऐड होनी चाहिए थी। तो बाकी 3 गलत है, एक ही सही है ना। 115 हाँ जी 115 यही है क्या विकास? देख लो एक बार। सेम वे डिड अर्लियर, ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन आ गया तो तुम्हारा कुछ और वो होगा। ठीक है डन। हाँ ये वही है। हाँ ये अच्छा 114 ही एक्चुअली दोबारा 115 था। हाँ जी, और कौन सा क्वेश्चन है? दिस वन मोर लॉन्ग आंसर रैप क्वेश्चन। तुम लॉन्ग आंसर रैप क्वेश्चन का नाम बता दो। आई थिंक वी हैव डिफरेंट 327 तो नहीं होगा भाई। डीप ब्रेथ, ये वाला, ये तो पेरेंट सब्सिडी आ गया दोस्त। कौन सा विकास नाम बता रहा क्वेश्चन का? This रिलेशन टू conference will now be recorded. पूछा in relation to contract number 2 what should be recorded in cost of sales। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस बेसिस पे प्रोग्रेस, प्री कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मेंशन बिलो। हाँ अभी देखें, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एंड कॉस्ट टू कंप्लीट, लॉस में ये कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ किया, 2000 का लॉस है वो भी तो बुक करना पड़ेगा, 60% पहले तो बुक करते हैं, 8000 और 10,000 है का प्राइस, रेवेन्यू इज 8,000, cost is how much, 10,000. What's the loss on the contract? 2,000 is a loss on the contract. और आप कितना परसेंटेज बुक कर रहे हो? 60%. 60%. कितना लॉस और बुक करना बाकी है? 800 का लॉस, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना बुक करोगे? 6,800. यहाँ पे गड़बड़ आई, विकास कॉन्ट्रैक्ट लॉस में है प्रॉफिट में, पहले वो चेक करना है, आप बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको स्टेप्स बताया ना, स्टेप 1 चेक वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब सीधा स्टेप 2 पे नहीं आ जाओगे, आउटपुट मेथड इनपुट मेथड, ठीक है? डन डन। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे, लॉस का प्रोविजन जो जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होता है, ठीक है? तो बिल्कुल उसको ऐड करेंगे। So we will, before we sum up, we'll start with the quiz. Not let you go without a quiz then. हाँ जी, देख भी लेना कितने जने ध्यान भी दे रहे हैं चीजों का। So we have हाँ बोलो बोलो। We have test paper as regards to EP this revenue and even this financial instruments, लेकिन वो दूसरे के साथ क्लब्ड है तो वो हम कल ही ले पाएंगे क्योंकि अननेसेसरी बाकी के पोर्शंस हमने किए नहीं। सो आज है, बिल्कुल है दोस्त, ऐसे कैसे छोड़ेंगे तुमको। ये देखो देखो, अब ये जो 14 जगह दिख रहे हैं, 20 में से जो 6 महान हस्तियां चली गई आज, वो प्रॉब्लम में आएंगी, ठीक है? ये कब किया? फ्रेमवर्क एंड अदर स्टैंडर्ड्स इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी भी था कल। अरे लेकिन कल वाला टेस्ट ही अलग था, ये क्वेश्चंस अलग है। नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स क्वेश्चंस अलग होंगे ना। क्या